के इस वीडियो में 10वीं वालों के लिए मैं समीकरण से संबंधित कुछ विधि, कुछ नियम और कुछ क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। दो चर वाले घातीय समीकरण। तो दो चर वाले घातीय समीकरण की शुरुआत आप 9 से ही देखे होंगे, जहां पर आपको मिला होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां पर x और y दो चर है और चूंकि घात एक है तो एक घातीय हो गया। तो दो चर वाले घातीय समीकरण के संबंधित जो भी बातें थी आप 9th में पढ़ लिए होंगे। यहां पर दो चर वाले घातीय समीकरण दो समीकरण के रूप में रहेंगे और उससे चर का मान निकालना है, अर्थात समीकरण को हल करना है। तो वो जो समीकरण रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों ही इसी फॉर्म के रूप में है या इसी फॉर्मेट का है, क्योंकि ax by c, यहां भी ax by c, ax by c, चूंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, पहला समीकरण है तो सब जगह 1 1 1 है अचर के साथ, और ये दूसरा समीकरण है तो 2 2 2 है। x y अगर चर रहता है तो बाकी जो a b c हैं वो अचर संख्याएं होती हैं। यहां दो चर वाले घातीय समीकरण जब दो समीकरण के रूप में रहेगा और उससे जब चर का मान प्राप्त करना है, इस अगर यदि एक समीकरण के रूप में रहेगा तो ऐसे समीकरण के अनेक हल होते हैं, कोई निश्चित हल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब दो समीकरण का सहारा लेते हैं तो अनेक हल भी हो सकता है, कोई भी हल नहीं हो सकता है, या फिर हल अगर होता है तो अद्वितीय हल होता है, अर्थात केवल एक ही हल होता है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। अब इसमें समीकरण को हल करने संबंधित जो भी बातें होंगी तो वो समीकरण का हल आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा और वज्र गुणन विधि द्वारा, यानी इन तीनों विधियों द्वारा समीकरण का हल करना आपको आज के वीडियो में बताया जाएगा। अतः वीडियो को अंत तक देखें ताकि आज के एक क्वेश्चन द्वारा या आज के इस वीडियो द्वारा आप कम से कम 3 चैप्टर के सवाल को आसानी से बना सकते हो। चूंकि आपकी 10वीं किताब में प्रतिस्थापन विधि अलग चैप्टर में है, लुप्तीकरण या विलोपन विधि अलग चैप्टर में है, वज्र गुणन विधि अलग चैप्टर में है। तो किसी भी विधि से अगर समीकरण को हल करेंगे तो रिजल्ट तो वही होगा। अगर एक ही जो दिया गया समीकरण है अगर उसको 3 अलग अलग विधि द्वारा भी डील करते हैं, हल करते हैं, तो उसका रिजल्ट एक ही प्राप्त होता है। अतः आज के वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन द्वारा या एक ही क्वेश्चन को तीनों विधियों द्वारा बना करके दिखाऊंगा और उसमें जो चर का मान प्राप्त होगा वो सेम ही होगा, खाली विधि अलग अलग होंगे, तरीका अलग अलग होगा। अब जैसे कि प्रतिस्थापन है तो प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट किया जाता है, एक चर को हटा करके दूसरे समीकरण में रख करके दूसरा चर प्राप्त किया जाता है, और फिर जो दूसरा चर प्राप्त होता है उसको फिर किसी समीकरण में रख करके पहला चर प्राप्त किया जाता है। यानी एक चर को हमेशा हटाना है और दूसरा चर प्राप्त करना है किसी एक इक्वेशन से, किसी एक समीकरण से। जैसे आप मान लिया जाए ये समीकरण है, इसमें से अगर इसको हटा देना है और इसका वैल्यू कहीं रख देना है, इसमें रखें या इसमें रखें, तो उससे प्राप्त होगा दूसरा चर, फिर दूसरे चर से पहला चर प्राप्त होगा। लेकिन लुप्तीकरण में क्या है, विलोपन विधि में, उसमें दोनों समीकरण में एक चर को हटा लेना है और दूसरा चर का मान प्राप्त होगा और उससे फिर पहला चर। जैसे कि दोनों इक्वेशन से अगर x चर को हटाना है तो y चर का मान प्राप्त होगा, अगर y चर को हटाना है तो x चर का मान प्राप्त होगा। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि, तो उसका भी a1 b1 c1 मान करके चलते हैं, उसका एक अलग सूत्र होता है, उसका एक अलग तरीका होता है। तो इन तीनों विधियों का आज एक ही सवाल में प्रयोग करेंगे और उन तीनों विधियों द्वारा जो हम लोग मान प्राप्त करेंगे वो तीनों विधियों द्वारा प्राप्त मान एक ही होगा। अब जैसे इसमें जान गए हैं कि पहला इक्वेशन में ये x के साथ जो गुणा रहता है a1 करते हैं, y के साथ जो रहता है b1 करते हैं, और बाकी जो अचर रहता है c1। दूसरे समीकरण में x के साथ जो गुणा रहता है a2, y के साथ जो गुणा रहता है b2, और बाकी जो अचर रहता है वो c2। अब ये जो अचर पद है राइट साइड में भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, यानी इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1 उधर जाएगा तो माइनस c1, और फिर a2x प्लस b2y और प्लस c2 उधर जाएगा तो माइनस c2। तो एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब ये c1 और c2 LHS में आता है
तो चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस था तो देखिए प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। उसी तरह अगर यदि प्लस वाले को राइट साइड में भेज देंगे तो माइनस होगा, तो बराबर के एक तरफ आता है तो चिन्ह बदलता है। तो इस समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं या इस समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं। अब मैं एक समीकरण यहां पर लिख रहा हूं और उस समीकरण को पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके दिखाता हूं। आप उसको ध्यान से देखिएगा कि किन प्रोसेस के द्वारा वो प्रतिस्थापन विधि प्रयुक्त होता है और उसके द्वारा चर का मान प्राप्त होता है। अब है क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करें। अब एक समीकरण में यहां पर लिख देता हूं, कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं। तो 2x + 3y = 7, x + 4y = 6। तो ये एक इक्वेशन को हम पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे और इससे देखेंगे कि x और y का क्या मान प्राप्त होता है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए देखिए हमें 3 स्टेप का सहारा लेना पड़ता है। अब सॉल्यूशन में देखते हैं, पहले जो इक्वेशन दिया है पहले मान लेते हैं, क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो समीकरण 1 मानेंगे, ये दूसरा इक्वेशन है तो समीकरण 2 मानेंगे। तो 2x + 3y = 7 समीकरण 1 और x + 4y = 6 समीकरण 2। तो सबसे पहले 2 समीकरण मान लिए, हम प्रतिस्थापन विधि को सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। अब इसमें समीकरण 1 से चलना है, जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 से ही चले, समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम छत पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पर लात रखते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी सीढ़ी पर, यह नहीं कि पहले डायरेक्ट ना दूसरी सीढ़ी या तीसरी सीढ़ी पर रख देते हैं। तो यहां समीकरण 1 से ही चलेंगे, जब प्रोसेसिंग में चल रहे हैं तो समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से, तो 1 में क्या है, 2x + 3y = 7। अब प्रतिस्थापन करना है तो x वाले जो वैल्यू है, चर है, पद है, उसको एक साइड रख लेते हैं और y वाले पद को उधर भेज देंगे। तो 2x = 3y प्लस में राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x के साथ देख रहे हैं कि 2 × में है तो 2 को उधर भेज दें, क्योंकि 2 अचर में है और x चर में है, तो चर का ही पद अलग रखना है। तो x को रख लिए, 2 को उधर भेज देंगे तो 7 - 3y 2 × में था तो बट्टा में हो गया। तो पहला स्टेप जो हम लोग चले, समीकरण 1 से चले, तो x का यहां पर मान प्राप्त हो रहा है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब ये जो x का मान प्राप्त होता है, दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान प्राप्त हो रहा है समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हम लोग पहले चल चुके हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में पहले रख लेते हैं। तो 2 में दिया हुआ है x + 4y = 6। तो देखिए x, तो x के जगह पर समीकरण 3 में x का मान दिया हुआ है 7 - 3y/2, तो लिख देंगे 7 - 3y/2, यानी x के जगह पर रख दिए। फिर +4y, तो +4y = 6। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रख रहे हैं, तो x के जगह पर जो x का मान था रख दिया, बाकी 4y = 6 था तो वो मैंने रख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, ये 7 - 3y और 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, यानी 2 चौके 8y होगा बराबर 6। अब ये 7 - 3y + 8y, और ये जो बटा में 2 है, जब इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो गुना में हो जाता है, तो 2 से 6 को गुना कर देंगे तो 2 6 12। अब यहां कैलकुलेशन करते हैं तो 8y में 3y घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 8y में 3y घटेगा तो 5y, और ये जो +7 है राइट साइड में ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो ये प्राप्त होगा 5y बराबर 12 में 7 घटेगा तो 5, इसलिए y बराबर, तो ये 5y के साथ गुना के रूप में था, तो राइट साइड भेज देंगे तो बट्टा में हो जाएगा, यानी भाग के रूप में हो जाएगा, तो 5/5 हो जाएगा, ये कट गया तो 1। तो इस तरह से y का मान 1 प्राप्त हुआ। अब y का मान
जैसे पहला स्टेप में हम लोग चले समीकरण 1 से तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ, दूसरा स्टेप हम लोग चले समीकरण 3 से तो y का मान प्राप्त हुआ, और तीसरा स्टेप में y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखते हैं, यहां दिया हुआ समीकरण 3 में x बराबर, तो x बराबर 7 माइनस, तो 7 माइनस 3y, तो 3 इंटू y है, तो y का वैल्यू 1 आया, तो यहां पर 1 लिख देते हैं, बटे में 2 था तो 2 लिख दिए। अब ये 7 माइनस 3 इंटू 1 तो 3 हुआ, अब ये 2, अब 7 में 3 घटेगा तो 4 बाय 2, तो 2 से काट देंगे 4 को, 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं तीसरा स्टेप में x का भी मान प्राप्त हो गया। तो हमें तो समीकरण को हल करना था, अर्थात चर का मान प्राप्त करना था, x और y का मान प्राप्त करना था। तो x तो हमें प्राप्त हो गया, x बराबर 2, और y का मान यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इस समीकरण का हल हमें मिल गया, यानी x बराबर 2, y बराबर 1। ये प्रतिस्थापन विधि था। फिर इसी सवाल को मैं लुप्तीकरण विधि द्वारा बना के दिखाता हूं, अर्थात विलोपन विधि द्वारा, फिर वज्रगुणन विधि द्वारा बना करके दिखाता हूं, और तीनों ही स्थिति में रिजल्ट यही आएगा। अब देखिए इसी समीकरण को दूसरी विधि द्वारा हल करते हैं, यानी विलोपन विधि द्वारा दिए गए समीकरण को हल करते हैं। विलोपन विधि का दूसरा नाम लुप्तीकरण विधि है, अंग्रेजी में इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना, किसी को वहां से गायब कर देना, लुप्त कर देना। तो यहाँ पर तो हम किसी व्यक्ति को तो लुप्त नहीं कर सकते हैं, यहाँ जब भी लुप्त करेंगे या तो x चर को लुप्त कर सकते हैं या तो y चर को लुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखना है हमें कि x चर को लुप्त करना है या y चर को, तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिसको लुप्त करने में हमें ज्यादा कठिनाई ना हो उसे लुप्त करें। तो यहाँ पर तो 2x है, यहाँ पर 1x है, और वैसे भी आगे में x वाला है, तो इसी को यथासंभव प्रयास करना है कि आगे वाला ही चर लुप्त हो। तो पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन में इसको, सॉल्यूशन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 समीकरण 1, फिर x प्लस 4y इक्वल टू 6 समीकरण 2। ध्यान देना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब महत्वपूर्ण विधि है, कारण कि इस विधि का प्रयोग बहुत भाषाई क्वेश्चन में भी होता है। अब यहाँ पर x वाले को हटाना है, तो यहाँ 2x है और यहाँ पर 1x है, कोई नहीं है गुणांक में, गुणज में तो 1 तो रहता ही है। तो इसके गुणज से इस समीकरण को गुना करना होता है, और इसके गुणज से इस समीकरण को करना होता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना, तो समीकरण 1 को करना है तो इसके गुणज से, तो इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 तो रहता है, तो लिख देंगे 1 एवं समीकरण 2 गुना, तो समीकरण 2 को गुना करना है तो इसके गुणज से, तो यहां पर x का गुणज 2 है तो लिख दिए 2, यानी समीकरण 2 के x का जो गुणज होता है उससे समीकरण 1 को गुना किया जाता है, और समीकरण 1 के x का जो गुणज रहता है उससे समीकरण 2 को गुना किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि x के गुणज से ही गुना करेंगे, हम y के गुणज से भी कर सकते हैं। तो जब y के गुणज से करेंगे तो y एलिमिनेट होगा, यानी y विलुप्त होगा, और अगर x के गुणज से गुना करेंगे तो x विलुप्त होगा। तो किसी एक चर को ही विलुप्त करना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि x का जो गुणज था उसी से क्रमशः 1 और 2 के, मतलब समीकरण 1 और 2 को गुना किया। तो यहाँ पर पहला समीकरण में x का गुणज 2 था, तो समीकरण 2 को 2 से गुना किया, और समीकरण 2 में x का गुणज 1 था तो 1 से समीकरण 1 को यहाँ गुना किया। अब देखिए समीकरण 1 को 1 से गुना कर रहे हैं तो पूरे को 1 से गुना करना है, तो 1 गुना 2x तो 2x, 1 गुना 3y तो 3y, और 1 गुना 7 तो 7 होगा। चूंकि 1 से पूरे समीकरण को गुना कर रहे हैं, समीकरण 1 को गुना कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट था ये आ गया। अब समीकरण 2 को 2 से गुना करना है, तो समीकरण 2 में जो जो पद है 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से x को गुना कर रहे हैं तो 2x, 2 से 4y को गुना कर रहे हैं तो 8y, और 2 से 6 को गुना कर रहे हैं तो 12। अब इसका कैलकुलेशन करना है, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x सेम है और चिन्ह भी सेम है, तो जब चिन्ह सेम रहता है, हुबहू रहता है, तो घटाने की क्रिया करते हैं,
और जब दोनों विपरीत चिन्ह वाला होता है, यानी एक प्लस और एक माइनस, एक धनात्मक और ऋणात्मक रहता है, तो जोड़ने की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम चिन्ह वाला है, तो साइड में कहीं लिख देंगे आपकी जानकारी के लिए कि घटाने पर। तो घटाने पर जब होगा तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस, और ये भी प्लस था तो माइनस। अगर माइनस रहता चिन्ह तो प्लस कर देते, जब घटाएंगे तो। अब देखिए 2x में 2x घट रहा है तो दोनों कट जाएगा। अब प्लस 3y माइनस 8y, चूंकि पहले वाला चिन्ह गायब हो जाता है, नया चिन्ह जो होता है वो लागू होता है। तो नया चिन्ह में यहाँ माइनस देख रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में 8 घटेगा तो माइनस 5y होगा। और फिर 7 में 12 घट जाएगा, तो 7 में 12 घटेगा तो माइनस 5 होगा। अब माइनस माइनस दोनों तरफ है, दोनों तरफ माइनस हट जाएगा तो बचेगा 5y और इधर बराबर 5। अब y का मान निकालना है, तो y बराबर, चूंकि y के साथ 5 क्या है, गुना के रूप में है, तो राइट साइड में भेज देंगे तो बट्टा के रूप में होगा, भाग के रूप में होगा, तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो यानी y का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 हुआ। अब y का मान प्राप्त हो गया 1, तो इसको किसी भी समीकरण में रख देंगे, यानी समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो जब y का मान रख देंगे तो x का मान प्राप्त होगा, तो किसी में भी रख देते हैं। अब y का मान, तो आगे में समीकरण 1 मिल गया तो उसी में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखें 1 में क्या है, तो 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू एक्स रहेगा, प्लस 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई, तो y का मान 1 आया, इक्वल टू 7, यानी समीकरण 1 में y का मान हमने रख दिया। अब कैलकुलेशन इसका होगा, ये 2x 3 इंटू 1 तो 3, ये 7 हो गया। अब 2x प्लस 3 को उधर भेज देंगे, क्योंकि प्लस में है पर तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 7 में 3 जाएगा तो 4, इसलिए x बराबर, तो चूंकि x के साथ 2 गुना में है, राइट साइड में भेजेंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा। अब इसे काट देंगे तो 2 प्राप्त हुआ, तो इस तरह से x बराबर 2 आया और y बराबर 1 आया। तो पिछले सवाल में भी मैंने बताया था, क्वेश्चन समीकरण तो यही था, लेकिन विधि थी वो प्रतिस्थापन विधि, वहां भी आपने देखा होगा कि x बराबर 2 आया, y बराबर 1 आया। अभी मैंने एलिमिनेशन मेथड यानी लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि द्वारा जब इस सवाल को बनाया, तो यहाँ भी x बराबर 2 y बराबर 1 प्राप्त हुआ, तो इसे भी देख लें। फिर तीसरी विधि भी अभी बता देता हूँ, वज्र गुणन विधि, क्योंकि तीनों विधि 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी इससे। अब देखिए इसी समीकरण को वज्र गुणन विधि द्वारा किस प्रकार हल किया जाता है। तो वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण को जो उसका मूल रूप है उस रूप में लाना होगा। तो क्योंकि देखिए मूल रूप में बाद में जब आपको हैबिट हो जाएगा बनाते बनाते ना, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे, लेकिन इसका जो नैसर्गिक चीज है उसको मूल रूप में लाना है। सबसे पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 3y, ये जो 7 है इसको LHS में ले आते हैं, तो चूंकि प्लस में है इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 0 बच गया, समीकरण 1। अभी मैंने बताया था इसका मूल रूप, तो मूल रूप क्या होता है, वही ना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्मेट में लाना होगा। जब वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण को हल करेंगे तो इस फॉर्मेट में लाना होगा। तो पहला जो इक्वेशन था उसको ले आए, अब दूसरे इक्वेशन को लाते हैं, तो x प्लस 4y, ये जो 6 है इधर LHS में ले आते हैं, तो प्लस में था तो माइनस 6 हो गया बराबर 0। हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला इक्वेशन में x का जो गुणज होता है उसको a1 कहते हैं, y का जो गुणज होता है उसे b1 कहते हैं, और बाकी जो रह जाता है उसे c1 कहते हैं। तो लिखेंगे चूंकि a1 बराबर, तो x का गुणज a1 होगा तो 2 हो गया a1, और y का जो गुणज होता है फर्स्ट समीकरण में तो वो हो जाएगा b1, तो y का गुणज 3 है तो 3 लिख दिए, और बाकी जो अचर रहता है, जो अचर बाकी है वो c1, तो c1 बराबर हो जाएगा -7। आप समीकरण 2 में देखते हैं, यहां भी देखिए x का जो गुणज है उसको a2 कहते हैं, y का जो गुणज है उसे b2 कहते हैं, बाकी जो अचर रहता है उसे c2 कहते हैं। तो लिखेंगे a2 बराबर, तो x का गुणज, तो x का गुणज कुछ नहीं है 1 तो रहता ही है छिपा हुआ, तो x का गुणज यहाँ 1 है तो 1 रखे,
फिर y का गुणांक, तो b2 बराबर 4 है। फिर c2 बराबर, तो चूंकि ये -6 है तो -6, अगर यहाँ पर +6 होता तो खाली 6 लिखते, लेकिन माइनस है तो -6 यहाँ पर लिख दिए। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल गया। अब इसमें वज्र गुणन विधि का सूत्र प्रयोग करेंगे, तो लिख देते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा, यानी इसको कर सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वज्र गुणन विधि द्वारा इसमें हल होता है क्या है, जैसे पहले x का मान निकालते हैं, तो ये वाला गैप होता है, इन दोनों का कैलकुलेशन चलता है। जैसे कि x बटा, अब x वाला गैप होगा तो b1 गुना c2 माइनस b2 गुना c1 होगा, तो लिखेंगे b1 गुना c2 माइनस b2 गुना c1। फिर y बटे, तो y का जब मान निकालेंगे तो y को बंद करते हैं, तो c1 गुना a2 माइनस c2 गुना a1, तो लिखेंगे c1 गुना a2 माइनस c2 गुना a1। ये एक फॉर्मूला है, इसको आराम से एक दो सवाल को जब बनाओगे तो ये फॉर्मूला स्वतः आपको याद हो जाएगा। फिर 1 बाय, लास्ट में अक्षर वाला लेकर चलते हैं, ये जब बंद होगा तो a1 गुना b2 माइनस a2 गुना b1, तो लिख देंगे a1 गुना b2 माइनस a2 गुना b1। ये जब सूत्र यहाँ पर लिख दिए तो इस सूत्र में जो जो वैल्यू कह रहा है, वैल्यू यहाँ दिया हुआ है उसको रख देंगे, आसानी से हमें मान प्राप्त हो जाएगा। देखें आगे फिर इसका कैलकुलेशन कैसे चलता है। अब x बटे b1 c2 है, तो b1 का मान ढूंढेंगे 3 है, c2 का मान -6 है, तो 3 गुना -6 रखेंगे। फिर माइनस b2 c1, तो b2 है 4, c1 है -7, तो 4 इंटू -7। चूंकि ये जो मान रखे उसको एक छोटी ब्रैकेट में ले लिए, आसानी होगी बनाने में। अब इक्वल टू y बटे c1 a2 था, तो c1 का वैल्यू -7 है, a2 का मान 1 है, तो -7 गुना 1, इसको भी एक छोटी ब्रैकेट में रख लिए। फिर माइनस जो था माइनस सिंबल लगा दिए। c2 a1, तो c2 का मान -6 है, a1 का मान 2 है, तो -6 इंटू 2 कर दिए। फिर इक्वल टू 1 बाय, अब सूत्र में है a1 b2, तो a1 b2, तो a1 है 2, b2 है 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 4, इसको भी छोटी ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर सूत्र में माइनस है तो माइनस रख दिए। a2 b1, a2 है 1, b1 है 3, तो यहाँ पर लिख दिए 1 इंटू 3। इस तरह से सूत्र में मान हमने रख दिया। अब आसानी से सबका वैल्यू निकालते चल जाएंगे। x बटे 3 गुना -6 करते हैं तो -18, फिर माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस, 7 गुना 4 करेंगे तो 28 होगा। फिर आगे देखते हैं y, -7 गुना 1 तो -7। अब यहाँ पर गुना करते हैं माइनस गुना माइनस तो प्लस, 2 गुना 6 करेंगे तो 12, फिर 1 बटे 2 चौके 8, और फिर 3 एका 3। इस तरह से सबको कैलकुलेट कर दिए। आगे स्टेप देखते हैं इसका। 28 में 18 घटेगा तो 10 प्राप्त होगा। फिर y बटे 12 में 7 घटेगा तो 5 प्राप्त होगा, और फिर 8 में 3 घटेगा तो 5 प्राप्त होगा। इस तरह से ये समीकरण प्राप्त हुआ। x बटे 10 बराबर y बटे 5 बराबर 1 बटे 5। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इतना बराबर इतना लिखेंगे, एक बार इतना बराबर इतना लिखेंगे, यानी x बटे 10 बराबर 1 बटे 5 एंड y बटे 5 बराबर 1 बटे 5। यानी एक बार x चर का मान निकालने के लिए x चर के साथ ये चलेगा, एक बार y चर का मान निकालने के लिए y चर के साथ चलेगा। अब x बराबर, चूंकि ये बटा में है, ऊपर गुना हो जाएगा इधर जा करके, तो 1 इंटू 10 बाय 5 होगा। फिर यहाँ y इक्वल टू, ये भी 5 बटा में है, बटा वाले को ले जाएंगे तो उधर गुना में हो जाएगा। अब काट देते हैं इसे, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से ये 5 एक बार में कट गया, तो x बराबर प्राप्त हुआ 1 गुना 2 तो 2, और y बराबर प्राप्त हुआ 1। इस तरह से देखिए कि x का मान 2 और 1 प्राप्त हुआ। इसके पहले मैंने जो आप लोगों को विलोपन विधि द्वारा बताया था, मतलब प्रतिस्थापन विधि द्वारा बताया था, तो इसी समीकरण को जब सोल्व किया तो वहां भी x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। तो आज आपने 3 विधि द्वारा किसी समीकरण को हल करने के लिए सीखा। अब इस आधार पर अगर आप स्टूडेंट्स फ्रेंड बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको 3.2, 3.3 और 3.4 आसानी से सवाल मिलेंगे इस टाइप के, और आप उसको आसानी से बना सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।